हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज जैसे कि मैं आपको पता ही है, मौर्य वंश की सीरीज़ चल रही हैं जिनमें कि हम जो हैं आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मौर्य वंश क्या था, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है और इसके प्रमुख शासक कौन कौन से मौर्य वंश के, वो सारे हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियोज़ में देख लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने अपलोड कर रखे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मौर्य वंश का जो है हम नगर प्रशासन पढ़ेंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयशा रावत में। तो आज हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन की मौर्य साम्राज्य का जो है नगर प्रशासन किस तरीके से था। मौर्य कला में भी कुछ नगर होते थे, नगरों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर देश होता है, देश के अंदर आपको राज्य मिलता है, राज्य के अंदर आपको जिला मिलता है, जिला के अंदर आपको गाँव मिलते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक ही मतलब सभी जो लोग होते हैं वो अलग अलग हिसाब से फोर्सेस बनाई हुई होती है और सबका अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम होता है। सिर्फ प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकते हैं और ना ही सिर्फ जो है देश के मुख्यमंत्री देश को चला सकते हैं। तो इसीलिए एक प्रशासनिक व्यवस्था का तरीके से होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी को हम देखेंगे कि मौर्य जो इतना बड़ा क्षेत्र था उस टाइम पे, इतने बड़े एरिया को कैसे उस टाइम पे संभाला जाता था, कैसे वहाँ पे शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में देखेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था थी क्योंकि नगर की जनसंख्या ज़्यादा होती थी। जैसे अभी हमने पहले वाले चैप्टर में गांव के बारे में पढ़ा था, अब हम इस वाले में नगर के बारे में पढ़ेंगे। नगर जैसे मैंने आपको बताया रखा है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नगर प्रशासन भी है और पंचायती व्यवस्था भी है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था गाँव में किस तरीके से शासन होता था, अब हम नगर में शासन पढ़ेंगे। मैगास्थनीज की जो इंडिका नामक बुक है उसमें जो है प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है हमें। मैगास्थनीज क्या बताते हैं हमें नगर प्रशासन के बारे में, तो वो बताते हैं कि 6 समितियां होती थी। इनमें एक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो 6 समिति में टोटल कितने सदस्य हो गए, 30 सदस्य। तो ये 6 समितियां जो है बनाई जाती थी और ये क्या करती थी, नगर में प्रशासन व्यवस्था को देखती थी। तो इस तरीके से मैगास्थनीज के द्वारा जो उनकी बुक है इंडिका, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 6 समितियां नगरों में होती थी, एक समिति में 5 सदस्य होते थे और इस तरीके से टोटल 30 सदस्य मिलकर क्या करते थे, नगर प्रशासन को चलाते थे। उसके बाद आते हैं मौर्य वंश के समाज के अनुसार। अगर हम देखें मौर्य समाज किस तरीके से था, तो कौटिल्य के अनुसार और मैगास्थनीज दोनों के अनुसार देखेंगे, क्योंकि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है वहाँ से भी हमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में जानकारी मिलती है। सेम ऐसी मैगास्थनीज की बुक से, इंडिका से भी जो है हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो दोनों का देखेंगे। कौटिल्य के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस समय जो है शूद्र का स्तर जो था थोड़ा ठीक था। आने वाले टाइम में उनकी स्थिति और दयनीय हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे शूद्र की स्थिति ठीक थी। मैगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग थे, दार्शनिक, किसान, कुटीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभापद जो उसकी राजा की सभा में भाग लेते थे। तो इस तरीके से ये कितने हो गए, 7। ठीक है। तो दार्शनिक, किसान, कुटीर, कारीगर मतलब सैनिक, ठीक है, और सैनिक, निरीक्षक, सभापद, जो सद होते थे वो राजा के द्वारा सभा में भाग लेते थे। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें मैगास्थनीज के द्वारा 7 वर्गों में बटा हुआ। कौटिल्य के अनुसार 4, मैगास्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में जो है वहाँ की व्यवस्था बटी हुई थी। कौटिल्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा थी, लेकिन मैगास्थनीज के अनुसार जो है दास प्रथा नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि जो मैगास्थनीज जो था यूनान का था, तो आपको पता है कि यूनान में दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। उसके अकॉर्डिंग उनको लगता था कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं है, लेकिन कौटिल्य के अनुसार भारत में दास प्रथा थी। मौर्य साम्राज्य में स्त्री की स्थिति पहले से ठीक हुई थी, उनको शिक्षा का अधिकार मिला था, लेकिन कुछ ज़्यादा खास सुधार नहीं था। तलाक देने की प्रथा थी उस टाइम पे, वैश्यावृत्ति प्रथा भी चलती थी। मौर्य काल में जो स्त्री वैश्यावृत्ति करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में वैश्यावृत्ति स्त्रियों के लिए क्या नाम दिया जाता था, या फिर रूपा जीवा क्या थी। तो रूपा जीवा जो वैश्यावृत्ति करती थी स्त्रियाँ, उनके लिए संबोधित किया जाता था। उसके बाद आते हैं मौर्य साम्राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी।
अर्थव्यवस्था का देखें तो 1/6 या 1/4 जो है यहाँ से राज्य वसूली किया जाता था, कृषि से वसूली किया जाता था। हालांकि ये व्यापार भी करते थे, व्यापार आंतरिक देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह व्यापार होते थे। अगर मैं बात करूँ कि इनका प्रमुख उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग इनका प्रमुख था। कई बार पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश वाले या मौर्य साम्राज्य का प्रमुख उद्योग क्या था, वस्त्र उद्योग था। 1/4 और 1/6 के अराउंड जो है ये कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। व्यापार में जो है अब मुद्रा का प्रयोग होने लग गया था। जहां हमने देखा था वैदिक टाइम पे जो है मुद्रा करेंसी का प्रयोग नहीं था, वस्तु विनिमय होता था, लेकिन इस टाइम पे मौर्य साम्राज्य के टाइम पे मुद्रा का प्रयोग शुरू हो गया था। कर चोरी करने वालों के लिए मृत्यु दंड था। अगर कोई भी टैक्स में चोरी करता था, टैक्स नहीं देता था, तो इसके लिए जो है मृत्यु दंड था। प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो भड़ोच बंदरगाह वहाँ का प्रमुख था। व्यापार पे देखें तो 1/3 भाग जो है वसूली की जाती थी। जहां मैंने बताया कि कृषि पे 1/4 1/6 था, वहीं व्यापार पे भी जो है कर वसूली की जाती थी 1/3। पर प्रमुख उद्योग कौन सा था, वस्त्र उद्योग था। प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, भड़ोच बंदरगाह था। तो इस तरीके से ये भी हमने देखा। हालांकि और भी जो राज्य के द्वारा और भी कार्य किए जाते थे, जैसे सिंचाई व्यवस्था करना, नहरों की व्यवस्था करना, तो उसके लिए भी जो है कर वसूली की जाती थी। उसके बाद आते हैं मौर्य कला के बारे में कि मौर्य कला क्या क्या थी उस टाइम पे। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो कला का व्यवस्थित विकास हमें देखने को मिलता है, वो मौर्य कला के प्रारंभ में देखने को मिलता है। मौर्य कला में क्या क्या दिखता है हमें, तो भवन बनाना, संगीत वगैरह, कलाकृति, ये सारी जो है मौर्य कला में हमें दिखती हैं। सिंधु सभ्यता में ये लुप्त हो गई थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य के जो राजा होते उन्होंने दोबारा से इस कला का विकास किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य कला में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था, तो पत्थरों का इस्तेमाल करके जो है काफ़ी कलाकृति उस टाइम पे, जैसे आपने पढ़ा भी है, शिलालेख वगैरह हो गए, स्तंभ हो गए, है ना। तो इन सब का जो हम देखते हैं विकास किस टाइम पे होता है, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे होता है। मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, इस टाइम पे तो पत्थरों का प्रयोग जो है मौर्य काल में शुरुआत हुई थी। आगे आते हैं, अशोक के समय में शिलालेख, स्तंभ, गुहालेख विशेष निर्माण करवाया गया था, जो हमें पता है। तो ये शिलालेख, स्तंभ, ये आज भी आप देख सकते हो। तो इनके बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा कि शिलालेख क्या थे, स्तंभ क्या थे, गुहालेख क्या थे, ये क्या, इनके बारे में जो है ये सारे पत्थरों से बने हुए थे। और अशोक के साम्राज्य के बारे में इनसे हमें जानकारी मिलती है। तो अशोक ने जो है इनको जो है निर्माण करवाया था, और इन्हीं में जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी इनके माध्यम से वो प्रचलित करते थे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम शिलालेख के बारे में। अशोक के समय में शिलालेख का निर्माण करवाया गया था। टोटल 14 शिलालेख है, 14 शिलालेख। एक बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से आप समझना। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखे, 14 के 14 तो नहीं लिखे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अशोक के समय में 14 शिलालेखों का निर्माण किया गया है। शिलाओं पे कुछ लिखा जाता था, मतलब जो पत्थर होते थे उन पत्थरों पे कुछ लिखा जाता था। तो 14 शिलालेख भारत के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो 14 शिलालेख यहाँ पे थे, इनमें से प्रमुख शिलालेखों को हम देखते हैं। जैसे कि प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख में क्या बातें लिखी गई हैं, तो प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब कि पशुओं की हत्या पे रोक लगाने की बात की गई है पहले शिलालेख पे। चौथा शिलालेख में जो है भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाने की बात की गई है, मतलब कि युद्ध की, खून खराबे की नीति को छोड़ करके कैसी नीति की बात की गई है, धर्म की नीति को अपनाने की बात की गई है। आपको पता है कलिंग का जब युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है अशोक ने उस युद्ध के बाद अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और वहीं से उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अब वो कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भैरी घोष की नीति की जगह जो है धम्म घोष की नीति को अपनाया, मतलब युद्ध की जगह जो है उन्होंने धर्म की नीति को अपनाना स्वीकार किया। ये बात उन्होंने कहाँ पे लिखी गई है, चौथे शिलालेख में लिखी है। पहले शिलालेख में उन्होंने पशुओं की बलि पे रोक लगाने की बात की गई है। हालांकि अशोक के जो वो है रसोई में, वहाँ पे जो है मांस वगैरह बनता था, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने पशु बलि की निंदा की बात की है, पहले शिलालेख में पता चलता है। चौथे शिलालेख में उन्होंने बताया है कि भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाने की बात की गई है। पांचवें शिलालेख में उन्होंने अब धम्म की बात की गई है कि धम्म हमें अपनाना चाहिए, धर्म अपनाना चाहिए। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने महामातों की नियुक्ति की थी। ये महामात कौन होते थे, तो ये महामात वे अधिकारी होते थे जो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो प्रचार प्रसार करने के लिए जो धम्म के महामातों की नियुक्ति की जाती थी, इसके बारे में इन्होंने कौन से अभिलेख में बताया, शिलालेख में बताया, पांचवें शिलालेख में।
बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद करना है। 7वें और 8वें शिलालेख, इसमें क्या बताया इन्होंने, तो इसमें जो तीर्थ यात्राएं इन्होंने की थी, है ना, इन्होंने बौद्ध धर्म जब इन्होंने अपना लिया था तो इन्होंने तीर्थ यात्राएं की थी। ये सारनाथ गए थे, लुम्बिनी गए थे, ये कुशीनगर गए थे, तो इन्होंने अपनी तीर्थ यात्राओं के बारे में जो है 7वें और 8वें शिलालेख में वर्णन किया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट 13वां शिलालेख, इस शिलालेख में कलिंग युद्ध जो इन्होंने किया था, उड़ीसा का नाम है ये प्राचीन कलिंग, तो कलिंग युद्ध जब इन्होंने किया था तो उस युद्ध के बाद जो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाता है उसको देखकर इनका हृदय परिवर्तन होता है, और इसी वजह से जो है अशोक ने क्या किया था, इस जो है नीति को छोड़ करके, और इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, अशोक धर्म को, सॉरी, बौद्ध धर्म को अपनाया था और धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। तो ये बात इन्होंने कहाँ पे लिखी है, ये 13वें शिलालेख में लिखी है। होपफुली समझ में आ गया होगा। पहला शिलालेख जिसमें कि पशुओं की बलि की बात की गई है। चौथा शिलालेख जिसमें इन्होंने बोला है कि हमें जो है युद्ध की नीति को छोड़ करके धम्म की नीति अपनाना चाहिए, मतलब भैरव घोष की नीति की जगह जो है हमें धम्म घोष की नीति अपनाना चाहिए। 5वें शिलालेख में इन्होंने धम्म के महामत्व की नियुक्ति की बात की है। 7वें और 8वें शिलालेख में जो है इन्होंने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। 13वें शिलालेख में जो है इन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शिलालेखों के बारे में देखा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, उसके बाद जो अशोक का जो साम्राज्य था या मौर्य साम्राज्य था, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हाल फिलहाल मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो आप अपनी स्टडी को जो है अच्छे से रखिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।